हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो के बारे में। प्लेटो की अगर जो हम बात करें तो वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो ऐसे में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकरों को पढ़ना तो ज़रूरी ही होता है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में, क्योंकि प्लेटो के बारे में बहुत सारे प्रश्न उनसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ प्लेटो से संबंधित, जो कि परीक्षा में अब तक पूछे जाते रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही संक्षेप में मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ प्लेटो से संबंधित सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है प्लेटो, और प्लेटो की जन्म की हम बात करें तो 428 ईसा पूर्व, मृत्यु 347 ईसा पूर्व। अब प्लेटो के पिताजी का नाम अरिस्तोन था। इनके गुरु का नाम सुकरात था और प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो था अरिस्तोक्लीज। प्लेटो की शिक्षण संस्था प्लेटो ने खोल रखी थी, उस शिक्षण संस्थान का नाम था अकादमी। अब प्लेटो किस प्रकार का आदर्श विचारक था, तो प्लेटो को आदर्शवादी विचारक कहा जाता है या फिर कल्पनावादी विचारक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि प्लेटो की जो विचारधारा है तो कौन सी विचारधारा है, तो कल्पनावादी विचारधारा या फिर आदर्शवादी विचारधारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देख रखा है प्लेटो की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्लेटो की रचनाओं को हमने यहाँ पर सारा मेंशन कर रखा है। तो पहली रचना की बात करें हम तो आपालाजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस, गार्जियस, रिपब्लिक, फ्रेडरस, फेडो, स्टेटमेंट, फिल्बस, क्रिसस और लाज। अगर जो हम इतनी सारी हम उनके रचनाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो रिपब्लिक है, स्टेटमेंट है और लाज है। ये जो तीनों रचनाएं हैं, रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लाज, यही प्लेटो की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और इनमें से प्रमुख की हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख रचना है प्लेटो की वो है रिपब्लिक, और रिपब्लिक इनकी सबसे प्रमुख रचना है। अब ये प्रश्न बनता है कि रिपब्लिक में जो शीर्षक है वो क्या है। अक्सर ये प्रश्न बनता है कि रिपब्लिक का जो शीर्षक है प्लेटो का वो किस पर आधारित है, तो न्याय पर आधारित है। अब एक महत्वपूर्ण विचारक है बर्क। बर्क क्या कहते हैं, सॉरी बार्कर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक व्यापक प्रयास है। ये स्टेटमेंट है बार्कर का। और वहीं पर एक विचारक है जिनका नाम है नेपलसीप। नेपलसीप क्या कहते हैं, रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। यानी कि इनकी जो रचना है रिपब्लिक, उसी के बारे में बार्कर भी कहते हैं और नेपलसीप भी कहते हैं। बढ़ते हैं अब हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ, जो कि रिपब्लिक के बारे में बताया जाता है। रिपब्लिक की विषय वस्तु के बारे में हम बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला आध्यात्मिक भाग, दूसरा नैतिक भाग, तीसरा शिक्षा, और चौथा संपत्ति और परिवार, और अगला हो जाएगा आदर्श रूप का पतन। तो ये प्लेटो ने जो है रिपब्लिक को 5 भागों में विभाजित किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो की न्याय की व्यवस्था, यानी कि प्लेटो जब न्याय का विचार देता है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तो इस प्रकार की न्याय की बात करता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो का जो न्याय का दर्शन है उसको जानने से पहले जो परंपरागत न्याय की धारणा थी वो तमाम प्रकार के विद्वानों द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर परंपरागत न्याय की बात करें, अभी हम प्लेटो की न्याय की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर परंपरागत न्याय की बात करेंगे। तो एक विचारक है सिफालस, वो कहते हैं कि सच बोलना या सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। ये परंपरागत धारणा की तरफ आ रहा है सिफालस
किसकी बात कर रहे हैं? सत्य की। ट्रिक के अनुसार हम जानेंगे कि सिफालस सत्य बोलने की बात कर रहा है। स से सिफालस, स से सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोलीमार्कस ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। ये पोलीमार्कस का स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वो तो थी परंपरागत न्याय की बात, जिसमें पोलीमार्कस और सिफालस ने दिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में। थ्रेसिमेकस क्या कहता है, यानी कि न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। तो थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्तिशाली का हित साधना ही क्या है? न्याय है। कार्यकारिणी सिद्धांत क्या कहता है? कार्यकारिणी सिद्धांत में कहा गया है क्लाउकन के अनुसार न्याय भय का शिशु है। न्याय जो है वो भय का शिशु है। अब हम जानेंगे कि प्लेटो ने व्यक्तिगत रूप से जो न्याय की धारणा की बात की है, न्याय के सिद्धांत की बात की है, वो क्या कहता है। प्लेटो देखिए सीधे सीधे कहते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्रकृति की मांग है। ये स्टेटमेंट है प्लेटो का। बढ़ते हैं कुछ अन्य विचारों की तरफ। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व विद्यमान होते हैं, यानी कि मानव के अंदर तो 3 तत्व विद्यमान ही होते हैं। किसी के भीतर तृष्णा होती है, किसी के भीतर शौर्य होता है, किसी के अंदर बुद्धि होती है। यानी कि मानव में त्रिय गुणों का अंश होता है, 3 गुणों का अंश होता है। कोई भी व्यक्ति उत्पादक बन सकता है, कोई भी व्यक्ति सैनिक बन सकता है, कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है। अब प्लेटो जो है शिक्षा योजना के बारे में क्या बताता है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा योजना क्या होनी चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा को डिवाइड करता है 6 से 20 वर्ष की आयु में, कि जो उस राज्य के नागरिक होंगे वो 6 से 20 वर्ष की आयु में उनके लिए सिलेबस निर्धारित किया जाएगा, जिसमें भावनाओं, चरित्र निर्माण और संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाएगा। और 18 वर्ष की अवस्था में उसको संगीत और व्यायाम सिखाया जाएगा। अब उच्च शिक्षा की बात करता है जब प्लेटो, तो वहाँ क्या बताता है? वो कहता है कि 10 वर्ष तक चलेगी 30 वर्ष तक की शिक्षा, यानी कि ये 20 वर्ष तक चलेगी, 6 से 20 वर्ष तक। अब इसमें 10 वर्ष अगर जो और ऐड कर दे जाए तो ये 30 वर्ष तक की शिक्षा चलेगी, जिसमें सिलेबस क्या निर्धारित करता है? गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन और असफल, ये सिलेबस करता है। इसमें जो व्यक्ति असफल होगा वो राज्य का क्या बनेगा? वो सामान्य अधिकारी बनेगा। और प्लस सफल होने वाला व्यक्ति 5 वर्ष तक और क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसमें सिलेबस निर्धारित करता है गणित, न्याय, दर्शन पर वो ज़्यादा बल देता है। और कहता है कि 10 30 में और फिर 5 यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो 35 वर्ष। तो इस तरह से वो 35 वर्ष तक के लिए ये सिलेबस निर्धारित करता है। अब प्लेटो कहता है कि अगर जो राज्य को एक अच्छे शासक चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 35 वर्ष तक तो अब शिक्षा अध्ययन किया और साथ में ही हो अगले 15 वर्षों तक जीवन की कठिनाइयों को झेल करके वो जाए, देखे दुनिया में किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि 35 प्लस 15 यानी कि 50 वर्षों तक की कठिन परीक्षा के बाद वह व्यक्ति प्लेटो की नज़र में क्या है? शासक बनने का अधिकारी है। यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी राज्य में शासक बनना चाहता है तो इतनी परीक्षाओं से उसको गुजरनी पड़ेगी। अब यहीं पर मैक्सी कह रहा है प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टि से स्पष्ट और आधुनिक लगती है। ये मैक्सी का स्टेटमेंट है। अब संपत्ति विषयक साम्यवाद में क्या कहता है? प्लेटो कहता है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी योग्यता अर्जित करने के बाद शासक वर्ग ना कोई धन इकट्ठा करेगा, ना अपना परिवार बनाएगा। इससे क्या होता है? व्यवस्थाएं भ्रष्ट होती हैं। अब अगला कहता है परिवार के बारे में। वो कहता है अभिभावक वर्ग को मोहमाया से मुक्त करना है। दार्शनिक राजाओं का वो शासन चाहता है कि राजा जो हो वो दार्शनिक हो। फोस्टर कह रहे हैं कि प्लेटो ने संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। कन्फ्यूशियस वही कहता है जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून
निरर्थक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके बारे में हमने अब तक प्लेटो के बारे में जानकारी ली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।